अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बसमे जुगन। आज मैं आपको वो जो इश्क था का तीसरी एपिसोड सुना रही हूँ। अंधेरा लाख हो मुझको सहर की आस रहती है, यही वो रोशनी है जो मुझे डरने नहीं देती। मुझे मालूम है वादा निभाना सख्त मुश्किल है, मेरी कम हिम्मती इनकार भी करने नहीं देती। वो दीवार के साथ लगी बैठी थी। जब वो दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ, सुरह अंगारा आंखों में जैसे खून सवार था। मेहराब का शिद्दत से धड़कता दिल यकलख्त साकित हुआ। ताहम ज़ारून ने उसकी खौफजदा आंखों में नहीं देखा था। शदीद गुस्से की हालत में कमरे में दाखिल होते ही वो किसी उकाब की तरह उस पर झपटा था। बदजात, बदकिरदार, बेगैरत लड़की, कहा था ना तुमसे कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी जिद, मेरी पसंद हो। नहीं दस्तबरदार हो सकता मैं तुमसे। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे हसूल के लिए मैंने, और तुम हो कि फिर भी नकब लगाने पर तुली हुई हो। किस मिट्टी की बनी हो तुम। हलक फाड़ कर चिल्लाते हुए उसने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। मेहराब चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। करती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिनकर कहते हुए उसे बाजू से खींचता बेडरूम से बाहर ले आया था। तुम जैसी औरत पर एतबार का मतलब है खुद अपने हाथों अपनी कब्र खोदना। अब जब तक कि मैं तुम्हारा कहीं बंदोबस्त नहीं कर देता, मरो यहीं पर। छोटे से स्टोर में उसे बंद करते हुए वो जुनूनी हो रहा था। मेहराब की चीखें बुलंद होने लगी। छोटा सा तारीख स्टोर जिसमें काठ कबाड़ के सिवा और कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी, उसे खौफजदा करने के लिए काफी था। ज़ारून उसे स्टोर में बंद करने के बाद लंबे लंबे कदम उठाता बाहर आया। सरहद से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और दर्द से तड़पते बाद अब्दुल लतीफ को अपने मजबूत बाजुओं में संभालता गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया था। मैं चाहता तो एक ही गोली में तुम्हारा काम तमाम कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपने बाप के इकलौते बेटे हो। इस बुढ़ापे में अपने सगे चचा को बेमौत मरते नहीं देख सकता मैं। लेकिन उसका ये मतलब हरगिज मत समझना कि अगली बार मेहराब तक पहुंचने की तुम्हारी गलती मैं आसानी से माफ कर दूंगा। समझ गए ना? शाबाश, दूर रहना अब मेहराब से। झुककर तंबीह लहजे में कहता वो उसे जहर लगा, मगर तकलीफ इतनी थी कि फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कह सकता था। जिस्म से खून तेजी से बहने की वजह से उस पर गुनूदगी तारी हो रही थी। ज़ारून इसे पिछली सीट पर आराम से लिटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। अगले 15 मिनट के बाद वो करीबी हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त की तवज्जो से उसके बड़े भाई के सामने खड़ा था जो सर्जन थे। आमिर भाई, फौरी ऑपरेट करने का बंदोबस्त करे। कजन है मेरा, 3 गोलियां लगी हैं, जिसम खून तेजी से बह रहा है, मगर खून की फिक्र ना करे। मेरा और उसका ब्लड ग्रुप एक है। जितनी चाहे उतनी बोतलें देने के लिए तैयार हूँ, मगर इससे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। उसका दोस्त चूंकि पहले अपने भाई से बात कर चुका था, लिहाजा बिना पुलिस को मुलव्वस किए इबाद के फौरी ऑपरेट का बंदोबस्त हो गया था। इबाद के जिस्म में 3 गोलियां पेवस्त थी, एक दाएं टांग में, एक बाएं कंधे पर और तीसरी पेट में। ज़ारून अब्दुल रहीम ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में देर नहीं की थी, मगर खून बहुत ज्यादा बह गया था। सरदार अब्दुल लतीफ और हवेली के दीगर अफराद तक जिस वक्त ये खबर पहुंची उसका ऑपरेशन हो चुका था। ज़ारून को वहां मौजूद देखकर सरदार अब्दुल लतीफ को सारा मामला समझने में देर नहीं लगी। खून जैसे उनकी रगों में उबलने लगा था। क्या हुआ है मेरे बेटे को? खश्मगीन निगाहों से उसे घूरते उन्होंने पूछा, जबकि वो कमाल बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए बोला, कुछ नहीं, 3 गोलियां लगी हैं, मगर बेफिक्र ये जिंदा बच जाएगा। डॉक्टर ने गोलियां निकालकर खून चढ़ा दिया है। उससे गोलियां मारने की हिम्मत किसने की? कौन कर सकता है? जाहिर है जिसे उससे मसला होगा वही हिम्मत करेगा। तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो ज़ारून। नहीं नहीं चाचा जान, हद पार करता तो इस वक्त हवेली में चच्ची जान की चीखें गूंज रही होती और आपके कंधे टूट गए होते, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। फिलहाल इसे अपनी इज्जत की तरफ मैली नजर से देखने की सजा दी है। दोबारा अगर उसने ऐसी जुर्रत की ना, तो आपको यहाँ डॉक्टर के पास आने की जहमत करनी पड़ेगी, ना मुझे आपको उसके मुतल्लिक कोई खबर देने की। याद रखिएगा। वो उनसे खाइफ होने के बजाय नहायत दीदा दिलेरी से धमकी देता वहां से निकल गया था। सरदार अब्दुल लतीफ पेचो ताप खाते बस मुट्ठियां बींचते रह गए थे। तंगो तरीक स्टोर में चीख चीख कर उसका गला खुश्क हो गया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ज़ारून अब्दुल रहीम उसे वहां कैद करने के बाद गोया उससे गाफिल हो चुका था।
सुबह की सफेदी हल्की हल्की नमूदार हो चुकी थी। तभी उसके कानों ने पेंसिल हील की टिक टिक सुनी। नीम मुर्दार वजूद में गोया दोबारा जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। सरक से उठकर उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। जवाब में कुछ 20 सेकंड्स के बाद हल्की सी क्लिक से दरवाजा खुल गया था। सामने खड़ी लड़की को देखकर वो हैरान रह गई। ये वही लड़की थी जिसे परसों रात उसने रोते हुए एम्बुलेंस के पीछे भागते देखा था। वो भला यहाँ क्या कर रही थी? लड़की ने शायद उसकी आंखों में बढ़ती हैरानी भांप ली थी। तभी अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाते हुए बोली, मेरा नाम आयरा है, ये सामने वाली बिल्डिंग में रहती हूँ। कल रात से आपके लिए बहुत खौफजदा हूँ। बहुत खूनी मंजर देखा आपके घर के बाहर। एक रोज किसी मर्द को आपका बाजू घसीटकर यहाँ लाते हुए भी देखा था। पूरी रात आपके बारे में सोच सोचकर सो नहीं सकी। उसने अपनी वहां मौजूदगी की वजाहत पेश की। मेहराब ने झिझकते हुए उसका हाथ थाम लिया। कौन है वो मर्द जो आपको घसीटकर यहाँ ला रहा था? गुफ्तगू का आगाज हुआ। मेहराब ने आंसू से भीगा चेहरा दोनों हाथों की हथेलियों से साफ किया। शोहर है मेरा। ओह, मुझे अंदाजा था शोहर ही हो सकता है। क्या जबरदस्ती की शादी है? पढ़ी लिखी हो? कितना पढ़ी हो? ग्रेजुएशन किया है प्राइवेट। आगे क्यों नहीं पढ़ा? इजाजत नहीं मिली। किससे? क्या शोहर से? नहीं, बड़े ताया से। क्यों, उन्हें क्या मसला था? वो हैरान हुई। मेहराब ठंडी सांस भर कर रह गई। बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। इस वक्त तो आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी मदद की। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। असल में कल रात मैं बहुत टेंस थी, इसलिए सड़क पर टहल रही थी जब एक अचानक मैंने आपके गेट के सामने एक गाड़ी रुकते और उसमें से एक हैंडसम से मर्द को बाहर निकलते देखा। मुझे वो गुस्से में लग रहा था। अभी चंद मिनट भी नहीं गुजरे कि उसने उस घर से निकलते एक दूसरे हूबरू मर्द को बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। मारते मारते अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसने गाड़ी से पिस्टल निकाल लिया और यक्के बाद दीगरे उसे 3 गोलियां मार दी। बाद में उसी मूड और गुस्से के साथ अंदर चला गया। मैं बहुत डर गई थी, मानो अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं बची थी मुझ में। फिर मेरे देखते देखते वो 3-4 मिनट के बाद अकेला बाहर निकल आया। मैं समझी शायद उसने आपको मार दिया है। बाद में उस जख्मी शख्स को खुद भी उठाकर गाड़ी में डालकर यहाँ से चला गया। मैं सारी रात आपके बारे में सोचकर परेशान होती रही कि जाने आप किस हाल में होंगी। रात तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर सुबह होते ही मैंने खुद को यहाँ आने से नहीं रोक सकी। अपनी वहां मौजूदगी की मुकम्मल वजाहत देते उसने मेहराब का इत्मीनान बहाल करने की कोशिश की। वो सर झुका गई। आप ठीक है ना? गुड। मैं यही सामने रहती हूँ। कोई भी मसला या परेशानी हो, आप किसी भी वक्त बिला झिझक मुझे मदद के लिए पुकार सकती हैं। इंशाल्लाह जितना हो सका आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया। उस वक्त वो इतनी खौफजदा और गायब दिमाग थी कि चाहते हुए भी उससे कोई बात नहीं कर पा रही थी। आयजा ने भी ये बात महसूस कर ली थी, तभी उसे बिना मजीद खरीदे वहां से पलट गई थी। उसके जाते ही मेहराब पर फिर जैसे खौफ गलबा पाना शुरू हो गया। क्या हुआ होगा? इबाद अब्दुल लतीफ जिंदा होगा या नहीं? ये सवाल किसी जहरीले नाग की तरह बार बार उनके सांप को डस रहा था। सुबह से दोपहर हो गई थी। वो वहीं उसी पोजीशन में गुमसुम सी बैठी रही। जरून हॉस्पिटल से सीधा घर आया था। उसे लाउंज में सोफे पर बैठा देखकर ठठक गया। तुम्हें भी रात स्टोर में बंद करके गया था, फिर तुम बाहर कैसे निकली? उसका गुस्सा फिर उगद आया। मेहराब इस बार बेखौफ रही। बच्चा भी क्या था खोने के लिए? ना इज्जत ना मोहब्बत। इबाद सही कहाँ है? उसके सवाल ने उसे मजीद तपा दिया। तभी खश्मगी निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, वो जहां भी हो, तुम्हें उससे मतलब? मेरी मोहब्बत है वो। अपनी पूरी हिम्मत जमा करके उसने कहा। जवाब में वो चौंक कर उसे देखते हुए हंस पड़ा। अच्छा, इसलिए मेरी छोटी सी प्लानिंग पर बिना कुछ सोचे समझे उसने तुम्हें तलाक दे मारी मुंह पर? शट अप। शट अप की बच्ची, आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे सिवा तुम्हारी जुबान से और किसी मर्द का नाम ना सुनूं मैं, वरना इतना बुरा करूंगा तुम्हारे साथ कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा तुमने। उसे गुद्दी से पकड़कर अपने करीब करते हुए गोया उसने धमकी दी। मेहराब उन आंखों की वहशत देखती रह गई। चलो अब खाना पकाओ, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से 2 बोतलें खून की निकलवाई हैं जिस्म से। अगले ही पल वो धूप से छांव बन गया था। चलो शाबाश, जल्दी करो, तब तक नहाकर आता हूँ मैं। इस बार उसका गाल थपथपाते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ गया। मेहराब टूटे सांप के साथ शिकस्त खोरदा ही किचन की तरफ बढ़ गई। वो नहाकर आया तो वो किचन टेबल पर बैठी प्याज काट रही थी।
शाबाश है तुम्हें, अभी तक प्याज ही काट रही हो, मैं समझा खाना टेबल पर लग चुका होगा। वो नहाने में अच्छी खासी देर लगाता था, तभी गुस्सा हुआ। मेहराब ने एक नजर उसे देखा, फिर सर झुकाते हुए बोली, रोटी पकाकर रख दी है, पुलाव दम पर है, सालन में भी ज्यादा देनी है, ये प्याज सलाद के लिए काट रही हूँ। चलो फिर खाना लगाओ टेबल पर, मुझे कहीं जाना है। कच्ची प्याज उठाकर मुंह में रखते हुए उसने नया हुक्म जारी किया। मेहराब ने प्याज वहीं छोड़कर डिश में चावल निकाले, साथ में हाथ पट उठाकर मेज पर रख दिया। सलाद तकरीबन तैयार थी, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल भी निकाली। मुर्गी का गोश्त था, पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था, लिहाजा बोटी चेक करके डोंगे में सालन भी निकाल लिया। आ जाओ तुम भी खा लो, पता नहीं कब से नहीं खाया होगा। डाइनिंग टेबल पर अपनी सीट संभालने के बाद डोंगे का ढक्कन उठाते उसने फिर से उसे मिर्चें लगाई, मगर वो खामोश रही। कब तक सोग मनाओगी इस फजूल से इंसान का, मरा नहीं है, अभी बच गया है, बेफिक्र होकर खाना खाओ। उसकी खामोशी ने उसे जिच किया, मगर मेहराब खड़ी रही। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तब भी खाना खाओ, मैं जो कह रहा हूँ। वह जब जिद पर आ जाता तो फिर उसके पीछे हटना आसान ही रहता था। मेहराब ने एक नजर सर उठाकर उसे देखा, फिर चुपचाप बैठ गई। जरून अब अपनी प्लेट में चावल निकाल रहा था। जानता हूँ मैं, बहुत ख्वाब देखे होंगे तुमने इबाद अब्दुल लतीफ के साथ जिंदगी गुजारने के, मगर वो शख्स तुम्हारे लायक नहीं है, बोदा शख्स है, बोदा। जबकि तुम्हारे शोहर को फौलादी होना चाहिए ताकि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके। मुझे सारा जमाना कहता रहे तुम बद किरदार हो, फिर भी कभी तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। भरोसा करता हूँ तुम पर। प्लेट में चावल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते उसने गोया उसका दिल साफ करने की कोशिश की। मेहराब फिर खामोश रही। ये जो सामने वाली बिल्डिंग में लड़की है, उससे भी ज्यादा मेल मिलाप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वहां भी कोई मसला हो जाए या मैं जल्दी घर ना आ सकूं, तब मदद ले सकती हो। वो शख्स जैसे उस घर में होने वाली हर आहट से वाकिफ था। मेहराब कहाँ जानती थी कि मेन गेट से लेकर उसके बेडरूम तक में सीसीटीवी कैमरा लगा था, ताकि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। तभी सामने वाली लड़की के जिक्र पर चौंक उठी थी। जरून उसकी हैरानी पर मुस्कुरा दिया। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ मौजूद ना होकर ही तुम्हारी हर हरकत की खबर होती है मुझे। बहरहाल खाना अच्छा पकाती हो तुम, मानना पड़ेगा। हॉट पॉट से रोटी निकालते हुए वो उसे मुसलसल हैरान कर रहा था। वो प्लेट में रखे चावलों से खेलती रही। एक पते की बात बताऊं तुम्हें, जो किसी रियासत को फतह करना जानता है ना, उसे उसकी हिफाजत करना भी आती है। पहली बार वो इतना बोल रहा था। शायद कल रात में वहशत का उसने मुजाहरा किया था, उसका मदावा करने की भूंडी कोशिश थी ये। वो अब भी खामोश रही तो उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, अब खाना खा लेना अच्छी तरह, रात में कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। डाइनिंग टेबल से अपना मोबाइल उठाते ही उसने पेशगी दिला दी, फिर चंद लम्हे उसके जवाब का इंतजार करने के बाद वापस पलट गया। मेहराब उसके जाते ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। दिल था कि बेहद बोझल हो रहा था। इबाद अब्दुल लतीफ के बारे में सोच सोच कर उसने अपने हिसाब थका लिए थे। न पास कोई फोन था न मोबाइल फोन। कैसे उसके बारे में पता करती, किससे पूछती कि वो किस हाल में है। गुजरता एक एक लम्हा जैसे उसके लिए पुलिस राज साबित हो रहा था। जरून ने ये तो बता दिया था कि वो जिंदा है, मगर किस हाल में है ये नहीं बताया था। दिन इसी इस्तराब की कैफियत में कट गया था। शाम डली, फिर रात आ गई। जरून ने कहा था वो जल्दी आ जाएगा। उसे इत्मीनान में जाने का बिस्तर पर लेटते उसकी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हल्की सी खटपट की आवाज से उसकी आंख खुल गई थी। कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। यकलख्त उसका दिल तेजी से धड़क उठा। सरहाने पड़ा दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह सर पर जमाते हुए वो कमरे से बाहर आई तो सामने लाउंज में जो मंजर दिखाई दिया उसने बेसाख्ता उसे ठटक कर वहीं फ्रीज हो जाने पर मजबूर कर दिया था। जरून घर आ चुका था, मगर अकेला नहीं आया था। उसके साथ गुजाला नामी वो लड़की भी थी जिसने मदरसे में उसका एतमाद जीत कर फिर दोस्ती के नाम पर छुरा घूंपा था उसकी पीठ में। नजर के बिल्कुल सामने वो सोफे पर बैठी थी और जरून अब्दुल रहीम उसे चाय बनाकर पेश कर रहा था। जाने क्यों उस लम्हे उस लड़की को वहां देखकर उसका खून खोल उठा था। वो आगे बढ़ी और बिना जरून की मौजूदगी का ख्याल किए किसी चील की तरह झपट कर उसने उसका बाजू जकड़ लिया था। मक्कार, जादूगरनी, यहाँ भी पहुंच गई तुम? शर्म नहीं आती रात के इस पहर यूं बेहयाओं की तरह किसी के घर का रुख करते हुए? वो चिल्लाई। गुजाला ने उसके रद्देमल पर कदरे हैरान होकर जरून की तरफ देखा। तुमने बताया नहीं कि इसे भी यहाँ रखा हुआ है? मुझसे बात करो। जरून के कुछ कहने से पहले ही वो चिल्लाई। शर्म नहीं आती तुम्हें, आधी रात को यूं किसी के शौहर के साथ किसी दूसरी औरत के घर में नकब लगाते हुए?
दूसरी औरत भी भला कौन, जिसकी पीठ में इत्मीनान का छुरा घोंप कर तुमने उसको सारी दुनिया की नजरों में गुनाहगार कर दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी इस अयाश आशिक ने मेरी बेगुनाह मासूम बहन की बेरहम मौत का प्लान बनाया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पाक दामन पर तोहमत लगी। उसके बावजूद कितनी ढटाई और बेहयाई से तुम फिर मेरे सामने चली आई। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं। उसके चिल्लाने पर आहिस्तगी से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालते उसने नहायत सुकून से नफी में सर हिलाया। अपनी गलती की तस्दीक कर लो। ये जो सामने शख्स खड़ा है ना, सिर्फ आशिक नहीं है, मेरा शोहर भी है। बाकायदा निकाह किया हुआ है हमने। समझ आई तुम्हें? तो अपने शोहर के साथ कभी भी कहीं भी जाने में कैसी शर्म? कोई पहाड़ था जो उस वक्त मेहराब अब्दुल करीम के सर पर टूटा था। फटी फटी सी बेयकीन निगाहों से उन दोनों की तरफ देखते हुए वो गोया चकरा कर रह गई। तभी जरून ने उससे कहा, तुम जाओ कमरे में, बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्या बात करोगे अब तुम मुझसे? जरून की बात ने गोया उसे तपा दिया था। तभी वो चिल्लाई थी, तुम्हारा इस लड़की के साथ जायज रिश्ता था तो बता देते ना सबको। वो तोड़ देती मंगनी, हट जाती तुम्हारे रास्ते से। उसे बेखबर रखकर हवेली के सरदारों से अपनी असलियत छुपाकर तुम समझते हो बड़ी बहादुरी का काम किया तुमने। तुफ है तुम्हारी मर्दानगी पर। शट अप। उस वक्त मेहराब का चलाना उसे तैश दिला गया। चलो कमरे में। बजाय गजाला को कुछ कहने के उसने मेहराब का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे में ले आया। फिल वक्त तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम चुप करके सो जाओ। क्यों? ताकि तुम उसके साथ अपनी रात रंगीन कर सको। यही करना था तो मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों मेरे और बादशाह के रास्ते जुदा किए तुमने? कितना गिरोगे ज़रून अब्दुर्रहीम, कितना गिरोगे तुम? वो रो पड़ी। ज़रून लब भींच कर रह गया। उसके साथ निकाह तुम्हें अपने निकाह में लेने के बाद किया है, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारे आशिक इबाद साहब ने मेरे बाबा और भाइयों के मेरे सारे पुराने कारनामों के बारे में बता दिया था। खुद को अपने बाबा और भाइयों की नजर में मोतबर रखने के लिए मजबूरन ये निकाह किया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा और भाइयों की नजरों में अपनी पारसाई का सबूत पर पेश करने से पहले ही अपने बाप को खो दिया मैंने। जो जख्म इस वक्त मेरे दिल पर लगा है उसकी तकलीफ तुम नहीं जान सकती, इसलिए बेहतर यही है कि चुप रहो। हाँ चीख चीख कर अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ, समझी? ये पहली बार हुआ था कि उसने उसे अपने किसी अमल की वजाहत दी थी। मेहराब गाल पूंछ कर रुख फेर गई। तुम जियो या रो, मेरी बला से जहन्नम में जाओ। जेरे ला बुड़बुड़ाते हुए वो पलट गई थी। जरून बमुश्किल गुस्सा कंट्रोल करता कमरे से निकला। चलो। लाउंज में गजाला के मुकाबले आते ही उसने हुक्म सादर किया तो वो चौंक उठी। कहाँ? तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, और कहाँ? मगर क्यों? तुमने कहा था तुम आज रात मेरे साथ रहोगे। हाँ कहा था, मगर अब मैं ही कह रहा हूँ। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। जरून बस चुप। तेज कदमों से बैरूनी गेट की जानिब पेश कदमी करते हुए उसने तंबीह की तो गजाला अपने गाल पीट कर रह गई। क्या हो जाता है एकदम से अचानक तुम्हें? बिल्कुल अजनबी हो जाते हो तुम। बमुश्किल भागकर वो उसके तेज कदमों का साथ दे पाई थी। जरून ने चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाली थी। गजाला बराबर वाली सीट पर बैठी तो उसने फौरन गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। तभी अपनी तवज्जो सामने रोड पर मरकूज रखते हुए वो बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमसे निकाह मैंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए मजबूरी में किया, ताकि अपने बाबा और भाइयों के सामने निकाहनामा पेश करके मोतबर रह सकूं, उन्हें यकीन दिला सकूं कि मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है। मगर पहली बार अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हुआ मैं। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारे हक में ये बेहतर है कि तुम इस निकाह को किसी गोल्ड मेडल की तरह गले में लटकाकर सारे जमाने में मेरी मनकूहा होने का इश्तहार मत लगाती फिरना। मेहराब को बता दिया, काफी है। किसी और को अगर इस राज के बारे में आगाह किया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ उसी लम्हे उसी पल ये ताल्लुक तोड़ दूंगा। मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हो तुम। हाँ बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर तुम भी ये जान लो कि मैं कोई कलंक का टीका नहीं हूँ जिसे माथे पर सजाने से खौफ आ रहा है तुम्हें। उसे शायद उसकी तंबीह बुरी लगी थी, तभी गुस्से से बोली तो वो लब भींच कर रह गया। जब तक इस निकाह को खुफिया रखोगी तब तक कलंक का टीका नहीं बनोगी, क्योंकि मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ उस खानदान में किसी भी बाहर की लड़की से निकाह का मतलब है अपनी बरादरी और उसकी रवायात से नहराब करना। बाबा जान जिंदा होते तो और बात ही, अब मेरी वो हैसियत नहीं रही है। अब मैं अपनी किसी भी गलती का दिफा नहीं कर सकता। वो उसे समझा रहा था, मगर उजाला ने सुनी अनसुनी करके बात हवा में उड़ा दी। उसे इस लम्हे ज़रून अब्दुर्रहीम पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जो अपनी बात से फिर गया था। वो घर आया तो फजर की अजान हो रही थी। उजाला को उसने उसके घर के बाहर ही ड्रॉप करके गाड़ी रिवर्स कर ली थी।
नींद उस वक्त आना चूंकि मुमकिन नहीं था, लिहाजा वजू करके पहले उसने नमाज पढ़ी, फिर बिना मेहराब की नींद खराब किए वही लाउंज में सोफे पर सो गया। मेहराब फटी शरियानों को दोनों हाथों से सहलाती कमरे से बाहर आई तो सामने उसे सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा देकर ठठ गई। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कोई चीज उठाकर उसके सर पर दे मारे ताकि उससे हमेशा के लिए जान छूट जाए, मगर फिर सब्र के घूंट पीती नजरअंदाज करके खामोशी से आगे बढ़ गई। जरून की आंख खटपट की आवाज पर खुली थी। मेहराब को किचन में देखकर उसने मजीद सोने का इरादा तर्क कर दिया था। मेहराब अपने लिए चाय कप में उंडेल कर अभी पलट ही रही थी जब वो आंखों में नींद का खुमार लिए उसके सामने आ गया। वाह, तुम्हें कैसे पता मुझे इस वक्त चाय की तलब हो रही थी? नेहार डिटाई से कप उसके हाथ से लेते हुए वो बोला तो मेहराब तिलमिला कर आएगी। मेरी चाय है ये। होनहार निगाहों से उसे घूरती वो गुस्से से बोली जब जरून ने कप से बड़ा सा घूंट भरते हुए कप वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। ओ सॉरी, मैं समझा शायद मेरे लिए बनाई है तुमने। उसे मजा आता था उसे चिढ़ाने में। मेहराब का बस ना चलता था उसे कच्चा चबा जाती। वैसे मैं तो समझता था तुम खाना भी अच्छा बनाती हो, मगर अभी पता चला तुम तो चाय भी बहुत अच्छी बनाती हो। वाह। वो शख्स इतना बेहिस था कि उस वक्त उसे उसके एहसासात और जज्बात की भी कतई कोई परवाह नहीं थी। बेबस सी पलटकर वो अपने लिए दोबारा चाय बनाने लगी थी जब वो डाइनिंग टेबल से कुर्सी निकालकर वहीं बैठ गया। क्या पका रही हो आज खाने में? तुम्हारा सर। चाय का डब्बा उसे से पटकते हुए उसने जवाब दिया तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ, मेरा सर खाने की बहुत शौकीन हो तुम। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। इस बार वो मजीद जब्त नहीं कर सकी। ज़ाकनून के मुस्कुराते लब सिमट गई। जानता हूँ, बार बार याद दहानी करवाने की जरूरत नहीं। जानते हो तो जाओ फिर यहाँ से, खुश रहो, मेरे सांप पर सवार रहने की जरूरत नहीं है। किस बात का इतना गुरूर और घमंड है तुम्हें? मत भूलो कि तुम्हें जिल्लत की मौत से बचाया है मैंने। उसके अंदर के खून ने उसे इससे ज्यादा बर्दाश्त की इजाजत नहीं दी। तभी वो उठकर उसका बाजू अपनी गिरफ्त में जकड़कर बोला तो मेहराब की चीख निकल गई। जिल्लत की मौत में धकेलने वाले भी तुम ही थे। वो चिल्लाई तो जरून का गुस्सा मजीद बढ़ गया। कौन जानता था ये उस वक्त अगर मैं अपने बाबा को ना रोकता तो उस वक्त अंधेरी कब्र में पड़ी चीखें मारी होती तुम। तुम्हें क्या लगता है अब क्या कर रही हूं मैं? तुम्हारा घर किसी कब्र से कम नहीं है मेरे लिए। वो आसानी से जेर होने वालों में से नहीं थी। जरून ने तनफ्फुर से उसे परे धकेल लिया। जहन्नम में जाओ तुम। कुर्सी को जबरदस्त ठोकर रसीद करता वो किचन से निकल गया था। मेहराब ने बाएं हाथ की हथेली से अपने आंसू खुश कर लिए। जिंदगी उसके लिए आसान पहले भी नहीं थी, अब तो और भी मुश्किल हो गई थी। कोई जंजीर हो चाहत की, चांद से की रवायत की, मोहब्बत तोड़ सकती है। ये ऐसी ढाल है जिस पर जमाने की किसी तलवार का सिक्का नहीं चलता। अगर चश्मे तमाशा में जरा सी भी मिलावट हो, ये आईना नहीं रहता। ये ऐसी आग है जिसमें बदन शोलों में जलते हैं तो रूहें मुस्कुराती हैं। ये वो सलाम है जिसको दिलों की बस्तियां आवाजें देके खुद बुलाती हैं। ये जब चाहे किसी भी ख्वाब को ताबीर मिल जाए, दुआ जो बेठिकाना ना हो उसे तासीर मिल जाए, किसी रास्ते में रास्ता पूछती तकदीर मिल जाए। मोहब्बत रोक सकती है समय के तेज तारे को, किसी जलते शरारे को, खफा के इस तारे को। मोहब्बत रोक सकती है किसी गिरते सितारे को, ये चकनाचूर आईने की किरचें जोड़ सकती है। जिधर चाहे मोहब्बत अपनी बागें मोड़ सकती है। कोई जंजीर हो इसको मोहब्बत तोड़ सकती है। इबाद अब्दुल लतीफ का ऑपरेशन कामयाब हो गया था। सरदार अब्दुल लतीफ की आंखों में गोया कहर का तूफान बप्पा था। जरून की वजह से एक तो उनके बेटे की जिंदगी पहले ही बर्बाद हो गई थी, ऊपर से उस लड़के ने उनके बड़े भाई की जिंदगी भी छीन ली थी। वो अभी इन सदमात से निकल भी नहीं पाए थे कि अपनी हदूद क्रॉस करते हुए उसने उनके अकलौते लखते जिगर को गोलियों से छलनी करके रख दिया। कामयाब ऑपरेशन के बावजूद डॉक्टर उसकी सिर्फ जिंदगी बचा पाए थे, उसे माजूरी से नहीं बचा पाए थे। उसकी वो टांग जिसमें गोली लगी थी हमेशा के लिए नाकारा हो गई थी। कोई उस लम्हे उनके दिल से पूछता उस पर क्या बीत रही थी। उनका बस न चल रहा था कि वो जरून को सामने खड़ा करके गोलियों से भून डालते। गो सरदार अब्दुल रहीम के बड़े दोनों बेटों ने अपने भाई की इस हरकत पर उनसे माफी मांग ली थी, मगर उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। बदले और इंतकाम की आग उनके अंदर बढ़ गई थी, सारे एहसासात मसमार कर रही थी। ऊपर से जरून अब्दुल रहीम को अपनी सफाकाना हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, उल्टा वो उन पर एहसान जता रहा था कि उसने उनके बेटे की जिंदगी बख्श दी।
अब वो अपने कबीले और इलाके के सरपरस्त और सरदार थे। अब उन्हें अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ज़रून अब्दुल रहीम को सबक सिखाना था। इबाद अस्पताल से घर आ गया था, मगर उसकी हालत देखने लायक थी। जब उसे अपनी मजदूरी का पता चला, वो सारा दिन अपने कमरे में अंधेरा किए चुपचाप लेटा रहता। सरदार साहब और उनकी बेगम ने बहुत कोशिश की उसे हौसला दिलाने की, मगर उसकी चुप टूटने का नाम भी न लेती। उसे देखकर उन दोनों का दिल कटकर रह जाता। उनकी इकलौती बेटी फरवा का बस न चाह रहा था कि वो ज़रून का कलेजा निकालकर चबा जाती। नायाब और मेहराब के साथ साथ सरदार अब्दुल लतीफ की फैमिली भी उसकी गलत हरकत से महफूज नहीं रह सकी थी, और इसकी संगीन सूरत हाल का एहसास ज़रून के बड़े दोनों भाइयों को था। वो ये भी जानते थे कि यकीनी तौर पर सरदार अब्दुल लतीफ अब ज़रून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तभी उन्होंने अपने भाई को मुहतात रहने की हदायत की थी। हवेली में उसका दाखिला सख्ती से बंद था। उन दोनों ने उससे पुरजोर अल्फाज में तलकीन की थी कि वो चंद रोज तक घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, सिवाय किसी बहुत जरूरी काम के, जब तक कि वो अर्जेंट बुनियाद पर उसकी और मेहराब की बैरून मुल्क सुकूनत का बंदोबस्त नहीं करते थे। ज़रून ने उन्हें यकीन दिलाया था कि वो उनकी हदायत पर अमल करेगा, मगर हकीकत में उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसकी जिंदगी में डर, खौफ नाम की कोई भी चीज नहीं रही थी। शाम ढल रही थी जब वो घर वापस आया था। मेहराब कपड़े धो रही थी। उसके दिल में न जाने क्या आई कि गाड़ी से निकलकर वो सीधा उसके पास चलाया। मेरे भी 2 सूट धोने वाले रखे हैं, वो भी धो दो। उसे मजा आता था उसे चिढ़ाने में। उस वक्त भी यही हुआ। वो गुस्से में आ गई। नौकर नहीं लगी तुम्हारी? फिर क्या लगती हो? पता नहीं। वो उस वक्त बिल्कुल भी उसके मुंह लगने के मूड में नहीं थी। ज़रून ने उसके जवाब पर अपनी फुल बाजू के कफ मोड़कर हाथ पानी में डाल दिए। चलो मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। जरूरत नहीं है, सुधर जाओ यार, सारी उम्र क्या यूं ही लड़ती रहोगी? पुरशौक निगाहों से उसका तपा तपा चेहरा देखते हुए उसने पानी के चंद कतरे उसकी तरफ उछाले। मेहराब तंग होकर उठ गई। तुम धो लो पहले अपने कपड़े, बाद में मैं धो लूंगी। अकेले काम करने की आदत नहीं है मुझे। वो भी उसके पीछे ही उठ खड़ा हुआ। वो जिद हुई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो? अच्छी लगती हो दिल को, कितनी बार बताऊं? तुम्हें तो हर राह चलती लड़की अच्छी लगती, इसमें खास क्या है? कौन सी राह चलती लड़की देख ली तुमने मेरे साथ? एकदम वो उसके सामने आ गया। अपने ध्यान में तेज चलती मेहराब ठटक कर रुकने के बावजूद उससे टकरा गई। गुजाला और उस जैसी सैकड़ों लड़कियां जिनका अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हो तुम। अच्छा, तुम्हें वो राह चलती लगती है? करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए मर मिटे तुम उस पर? तुम्हें जेलसी हो रही है? क्यों, उसमें ऐसी क्या खास बात है जो मैं उससे जलूं? ये तो तुम्हें पता होगा। भाड़ में जाओ तुम भी और वो भी। और तुम? वो कहाँ उसकी जान आसानी से छोड़ने वाला था। मेहराब तप गई। मैं दुनिया में ही ठीक हूँ। ये तो ज्यादती है यार, तुम्हारे बगैर मैं अकेला भाड़ में क्या करूंगा? मुझे नहीं पता। उसकी साइड से निकलकर वो किचन में चली आई। ज़रून भी पीछे ही चलाया। 1 कप चाय मेरे लिए भी बना दो, फारिग नहीं हूं मैं। चलो पीछे हटो, फिर मैं बना लेता हूँ। उसका मकसद सिर्फ उसे तंग करना था। मेहराब किचन से ही निकल गई। उसका ध्यान इबाद अब्दुल लतीफ में था कि जाने उसका क्या हाल हुआ होगा। ऐसे ही ज़रून की अटकेलियों से एक आंख नहीं पाती थी, मगर उसे कहाँ परवाह थी। मेहराब ने खुद को कमरे में बंद करके कमरा लॉक कर लिया था। उसका दिल उस लम्हे टूट कर रोने को चाह रहा था, लिहाजा बेड की पट्टी से टेल लगाकर नीचे कालीन पर बैठी वो चुपचाप रोती रही। नायाब अब्दुल करीम के लिए, इबाद अब्दुल लतीफ के लिए, अपनी बेबस मजबूर माँ के लिए, अपनी बेहिस बेरंग जिंदगी के लिए। ज़रून के अब्रोड जाने की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। अपने तौर पर ज़रून के भाई सब खुफिया रख रहे थे, मगर फिर भी सरदार अब्दुल लतीफ को खबर हो गई थी। हवेली में उनके वफादारों की भी कमी नहीं थी। ज़रून अब्दुल रहीम के लिए वो ऐसी सजा तजवीज़ करना चाहते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी उसे सजा भी दे दें और उन पर इल्ज़ाम भी ना आए। अभी जुमा 8 दिन हुए थे उनके भाई को दुनिया से गए। अभी अगर वो सबके सामने यतीम भतीजे को नुकसान पहुंचाते तो बहुत मुमकिन था कि उनकी सरदारी चली जाती। इलाके और कबीले के सरदार उनकी हरकत पर उनसे नाराज होकर बाइकआउट कर लेते। लिहाजा उन्हें जो भी करना था सोच समझ कर करना था। ज़रून उस रोज गजाला के साथ मार्केट आया था। पिछले कई दिनों से वो शॉपिंग की जिद कर रही थी। उसने सोचा चलो अब्रोड जाने से पहले उसे खुश कर दे। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई उसके एक एक पल पर नजर रखे हुए है। और गजाला उस वक्त बुटीक में कपड़े देख रहे थे जब साइड से एक लड़के ने गजाला की कमर में हाथ डालकर उसका भूसा ले लिया।
ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उजाला को समझ ही ना आ सका कि उसके साथ हुआ क्या है। भागने की कोशिश करते लड़के को उसने पीछे कॉलर से पकड़कर उसके मुंह पर मुक्का रसीद किया था। इतने में 2 और लड़के करीब से निकल आए। वहां बुटीक में किसी को भी असल मामले का पता नहीं चल सका था कि आखिर बात क्या हुई है। अलबत्ता सब ये जरूर जानते थे कि लड़ाई ज़रून ने शुरू की है। इससे पहले कि कोई सुलह सफाई की कोशिश करता, ज़रून ने पिस्टल निकाली। पिस्टल देकर सब साइड पर हो गए, मगर इससे पहले कि वो फायर करता, पीछे खड़े लड़के ने उसे चालाकी से काबू करके उसकी गिरफ्त से पिस्टल निकाली। इससे पहले कि ज़रून उसे देखता, गुजाला के साथ बदतमीजी करने वाले लड़के ने अपनी पॉकेट से पिस्टल निकाली और यक्के पर दिखे कई फायर ज़रून की टांगों पर खोल दिए। ये सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ था कि कोई भी कुछ नहीं कर सका। लड़के अपना काम करने के बाद वहां से फरार हो गए। किसी को भी उनके बारे में पता ना चल सका कि वो कौन थे। उस वक्त वहां इतना शोर और अफरा तफरी मच गई थी कि उनके बारे में जानने का किसी को होश भी नहीं रहा था। गुजाला चीखें मारते हुए कांप रही थी। कोई एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था और किसी ने सरदार अब्दुल लतीफ को कॉल मिलाई थी। मुबारक हो सरदार साहब, आपका काम आपकी हिदायत के ऐन मुताबिक हो गया है। सरदार अब्दुल लतीफ ने कॉल सुनी, फिर अपने करिंदे को शाबाश देते हुए कॉल काट दी। हवेली और कबीले में जिस जिस को इस हादसे और हादसे की वजह का पता चला, उनका खून खोल कर रह गया। वो ताल्लुक जो ज़रून ने अब तक छुपा कर रखा हुआ था, वो भी मंजरे आम पर आ गया था। ज़रून के बड़े दोनों भाई हर किसी से मुंह छुपाते फिर रहे थे। मरियम बेगम खून के घूंट पीर कर रह गई थी। अस्पताल में ज़रून के पास गुजाला के सिवा और कोई नहीं था। अगले 24 घंटों के बाद उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया था। जिस वक्त उसे होश आया, सरदार अब्दुल लतीफ वहीं उसके कमरे में मौजूद थे। उन्हें सामने देखकर ज़रून को सारी कहानी समझ आ गई। उसकी दोनों टांगे बेजान थी। वह जियत से आंखें मीच कर रह गया। तभी सरदार साहब उसके करीब आए थे। कैसे हो बरखुदार? ज़रून जानता था उस वक्त उसके पास क्यों आए, तभी खामोश रहा। लगता है कुछ ज्यादा ही तकलीफ में हो इस वक्त, मगर जितनी भी तकलीफ में हो, तुम्हारी तकलीफ उस बाप की तकलीफ से ज्यादा नहीं हो सकती जिसका एक ही जवान बेटा हो और उसकी जिंदगी भी तुमने मौत से बदतर कर दी हो। अपने सवाल के जवाब में उसकी खामोशी पर उन्होंने फिर नमक पाशी की। अब तुम सारी जिंदगी मेरे एहसानमंद रहना कि जान बख्श दी तुम्हारी मैंने, वो भी सिर्फ मेहराब बेटी की वजह से। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि शेर चाहे जितना बूढ़ा भी हो जाए, अपने शिकार को घायल करना नहीं भूलता। अब जैसी जिंदगी मेरा बेटा गुजारेगा, तुम भी वैसी जिंदगी ही गुजारोगे इंशाल्लाह। ज़रून को अब समझ आ रहा था कि उसके भाइयों ने उसे मुहतात रहने के लिए क्यों कहा था, क्यों वो फौरी तौर पर उसके मुल्क से बाहर चले जाने पर जोर दे रहे थे। उसने लापरवाही की और अब उसी लापरवाही का खमियाजा उसे भुगतना था। सरदार अब्दुल लतीफ अपने अंदर की भड़ास निकालने के बाद वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद गुजाला उसके पास आई। शुक्र है होश आ गया तुम्हें, अब कैसी तबीयत है? पता नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं? वो बेजारी से बोला। गुजाला उसके करीब सा झुकाकर बैठ गई। अच्छी रिपोर्ट नहीं है ज़रून, डॉक्टर के मुताबिक तुम अब सारी उम्र अपने पांव पर चल फिर नहीं सकोगे। अब्रोड जाकर भी नहीं? नहीं, कोई चांस नहीं है। वो खुद भी बेहद मुस्तरिब लग रही थी। ज़रून को चुप लगी। मेरे घर से आया कोई? बहुत देर के बाद उसने पूछा, तब वो बोली, नहीं, मैंने हवेली इतला भिजवा दी थी मगर फिर भी कोई नहीं आया। कोई नश्तर था जो उस वक्त ज़रून के अंदर पेवस्त हुआ था। पहली बार उसे तन्हाई बहुत ज्यादा महसूस हुई थी। बहुत देर तक उससे कुछ बोला भी नहीं गया। तब भी गुजाला बोली, तुम अपनी वाइफ को यहाँ बुला लो, मैं कल से यही हूँ। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। वो अब मजबूर हो गया था तो उस रईस लड़की के लिए भी उसकी अहमियत सिफर हो गई थी। ज़रून चौंक कर उसे देखने लगा, बिल्कुल खाली सपाट निगाहों में जैसे धूल उड़ रही हो। खाली दिमाग के साथ उसका सा रास्ता से इस बात में हिला था। ठीक है, मेरा घर देख रखा है तुमने, उसे खबर कर देना। उस वक्त वो यही कह सका। मसाला उसी को गनीमत समझते हुए फौरन वहां से निकल गई। उसके वहां से निकलते ही जो पहला ख्याल ज़रून के दिमाग में आया वो खुदकुशी का था। बचपन से अब तक उसने एक भरपूर जिंदगी गुजारी थी। अब उसे ये मुहताजी और खुद तरसी की जिंदगी गवारा नहीं थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने बाद अब्दुल लतीफ के साथ कितना गलत किया था, मगर अब इस एहसास का कोई फायदा नहीं था क्योंकि पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था। अब उसे मेहराब अब्दुल करीम को खुद पर हंसते हुए नहीं देखना था। कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई, वहां कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता। उसे ड्रिप लगी थी, उसने वो नोच कर उतार दी। नर्स कमरे में आई तो उसे हाल में देखकर परेशान हो गई। मिस्टर ज़रून, आप ठीक हैं?
نہیں، اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں مزید کوئی سوال نہ سنوں۔ ایک لمحے میں وہ کنٹرول سے باہر ہوا تھا۔ نرس انہی قدموں واپس پلٹ گئی۔ اگلے 5 منٹ کے بعد ڈاکٹر فرحت اس کے پاس آئے تھے۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سلام کیا۔ ضرور نے سلام کا جواب دیا نہ، نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے کی زحمت کی۔ تبھی وہ اس کے قریب چلے آئے۔ ڈرپ کیوں اتار دی آپ نے؟ ضرورت نہیں تھی۔ آنکھیں موندتے ہوئے اس نے سر پیچھے تکیے سے ٹکایا۔ تبھی وہ بولے، یہ طے کرنا کہ ضرورت تھی یا نہیں تھی آپ کا نہیں، ہمارا کام ہے، اور آپ تو جوان ہیں، خوبصورت اور سمجھدار ہیں، زندگی کی بہت ضرورت ہے آپ کو۔ مفلوج زندگی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ایسا نہیں کہتے، اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش کے لیے چنتا ہے، ان کا ایمان اور حوصلہ آزماتا ہے۔ جو اس کی آزمائش میں سرخرو ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑا انعام ہے، اور جو اس آزمائش میں ہمت ہار دیتے ہیں وہ انہیں دنیا اور اس کی آسائشیں عطا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے اس آزمائش کے ذریعے کچھ ایسا دینا ہو جس کا آپ تصور بھی نہ کر سکے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، آپ جائیں پلیز فی الحال، میں کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کا موڈ اس وقت بے حد خراب تھا۔ ڈاکٹر فرحت اپنا چشمہ ٹھیک کر کے رہ گئی۔ آپ غلط کر رہے ہیں مسٹر زرون، مایوسی کفر ہے، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہا نا میں، پلیز جائیں یہاں سے۔ اس بار وہ تلخ ہوا تھا۔ ڈاکٹر فرحت کو بے حد سبکی محسوس ہوئی، مگر وہ ضبط کر گئے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتانا تھا کہ آپ کی رپورٹس میں نے لندن میں اپنے ایک دوست کو بھجوائی ہیں، وہ آپ کا کیس دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی اچھی خبر آئی میں آپ کو بتاؤں گا، تیار رکھیے گا خود کو۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ زرون ان کے جانے کے بعد کتنی دیر تک گمگم سی کیفیت میں لیٹا رہا۔ رات ساری ایک عجیب سی اضطراب اور بے چینی کی نظر ہوگی۔ صبح ڈاکٹر فرحت معائنے کے لیے آئے تو اس نے خود انہیں مخاطب کیا۔ آپ سے کچھ پوچھنا تھا ڈاکٹر۔ وہ جو اس کی فائل پڑھ رہے تھے فوراً اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی پوچھئے، کیا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ زندگی میں دوبارہ کبھی اپنے پاؤں پر چل سکتا ہوں؟ بالکل، کل بتایا تو تھا آپ کو کہ آپ کی رپورٹس لندن بھجوائی ہیں۔ آپ کی وائف کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ کچھ وقت لگے گا مگر آپ انشاءاللہ دوبارہ اپنے پاؤں پر چل سکیں گے۔ واقعی؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین بھی نہ آیا۔ ڈاکٹر فرحت نے اپنا سر اس بات میں ہلا کر گویا اسے زندگی دان کر دی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ غزالہ نے اسے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ حقیقت میں وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ اسے بے ساختہ ہنسی آئی اور وہ ہنستا چلا گیا۔ اب اسے دنیا اور اس کی حقیقت کو پرکھنا تھا، خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا تھا۔ محراب بے کل سی ٹیرس پر ٹہر رہی تھی جب اپنے گھر کی ٹیرس پر موجود عائزہ نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ محراب کے چہرے پر اس کی پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ زرون کل صبح کا گھر سے نکلا 24 گھنٹوں بعد بھی گھر واپس نہیں آیا تھا، اور اب غزالہ نے اپنے ایک ملازم کے ہاتھ اسے پیغام بھجوا دیا تھا کہ اسے گولیاں لگی ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہے لیکن معذور ہو چکا ہے۔ ملازم اطلاع دے کر چلا گیا تھا، مگر وہ تب سے بے حد پریشان تھی۔ آئرہ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، تبھی وہ سیڑھیاں پھلانگتی اگلے 5 منٹ کے بعد اس کے پاس موجود تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہی؟ کچھ پریشانی ہے کیا؟ میرے شوہر کل رات سے گھر نہیں آئے، اب ان کی دوسری وائف کے ملازم سے پتہ چلا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں، گولیاں لگی ہیں انہیں۔ او میرے اللہ، پھر تو تمہیں ان کے پاس ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ کیسے جاؤں؟ سوائے میرے شوہر کے میرا یہاں کسی کو نہیں پتا، نہ کوئی رابطہ ہے کسی سے۔ اچھا چلو میں لے چلتی ہوں، ہاسپٹل کا پتہ ہے؟ ایڈریس دے کر گیا ہے ملازم، ساتھ ہی یہ پیغام بھی دے گیا کہ میں رکشہ لے کر چلی جاؤں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ کچھ نہ کرو، تم میرے ساتھ چلو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ آئرہ نے اس کے ساتھ تکلف کی دیوار گرا دی تھی۔ محراب کو مجبوراً اس پر بھروسہ کرنا پڑا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہسپتال پہنچی تو زرون سو رہا تھا۔ آئرہ ڈاکٹر فرحت سے ملی، ان سے زرون کے متعلق ساری معلومات لے کر وہ کوریڈور میں محراب کے پاس آ بیٹھی۔ ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں تمہارے شوہر کو، مصروف اپنی بیوی کے ساتھ کسی حال میں تھے جب کسی لڑکے نے ان کی دوسری بیوی کو چھیڑ دیا اور یہ ہیرو بن کر ان سے الجھ پڑے۔ وہ کئی لڑکے تھے، پھر اسلحہ بھی تھا ان کے پاس، لڑائی میں زخمی کر کے چلے گئے۔ مختصر لفظوں میں اس نے ساری روداد اسے کہہ سنائی۔ محراب مضطرب سے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ کیا یہ سب ڈاکٹر نے بتایا ہے تمہیں؟ تمہارے شوہر کی دوسری بیوی نے ڈاکٹر فرحت کو بتایا ہے یہ سب۔ تمہیں پتا ہے ڈاکٹر فرحت کون ہے؟ میرے فیانسی۔ وہ اسے بڑے عام سے انداز میں بتا رہی تھی۔ محراب نے بے حد حیرانی سے سر اٹھایا۔ واقعی؟ اس کے حیران ہونے پر وہ مسکرائی۔ محراب نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ کیا کہتے ہیں وہ زرون کی حالت کے بارے میں؟ فی الحال تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے، 4 گولیاں لگی ہیں دونوں ٹانگوں میں، اسے ساری عمر کے لیے معذور بھی ہو سکتا ہے،
मगर ये बात उससे छुपा कर रखना, ओवर रिएक्ट कर सकता है वो। बाकी उसके घर से इतला के बावजूद अब तक कोई नहीं आया। क्यों? एक मर्तबा उसे फिर बेहद हैरान हुई। आयरा ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, ये तो तुम भी मालूम कर सकती हो। हवेली जाकर ही सारी बात का पता चल सकता है। क्या तुम अभी मुझे हवेली ड्रॉप कर सकती हो? बिल्कुल, चलो। तुम्हारा शोर तो वैसे भी अभी दुआओं के जेरे असर शाम से पहले तक नहीं उठेगा। ठीक है फिर चलो। अपनी शाल संभालती वो फौरन उठ खड़ी हुई। आयरा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। फर्ज करो अगर तुम्हारा शोर अपने पैरों पर ना चल सका तो तुम क्या करोगी? क्या हवेली वापस चली जाओगी? ड्राइविंग के दौरान उसने पूछा। मेहराब अपने हाथों की हथेलियां मसल कर रह गई। नहीं, हवेली में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर कहाँ रहोगी? गुजर बसर कैसे करोगी? पता नहीं, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं। चलो कोई बात नहीं, पहले हवेली से आओ, फिर इस मौजू पर दोबारा बात करेंगे। गाड़ी हवेली के रास्ते पर डालते हुए आयरा ने बात खत्म कर दी थी। मेहराब तमाम रास्ते खिड़की से बाहर देखती खामोश बैठी रही। उसका दिल अजीब वसवसों का शिकार हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। गाड़ी एक झटके के साथ हवेली के बड़े से कुशादा सुरख गेट के सामने रुकी थी। मेहराब अपनी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। आओ, तुम भी आ जाओ। नहीं, मैं यही गाड़ी में इंतजार करूंगी। मुझे देर हो जाएगी। इतनी देर यहाँ बाहर गाड़ी में बैठना ठीक नहीं। अम्मी से भी मिल लेना। आ जाओ प्लीज। चलो ठीक है फिर। उसके इसरार पर उसने इंजन बंद करके गाड़ी लॉक कर दी। वो दोनों अंदर आई तो अजब सी वहशतनाक खामोशी ने उनका इस्तकबाल किया। शीशे की मानिंद साफ शफाफ सुरख हवेली में सिवाय परिंदों की चहकार के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेहराब कदरे परेशान सी तेज कदम उठाती अपने पोर्शन में आ गई। मरियम बेगम अपने बिस्तर में दुब के तेज बुखार में चल रही थी। वो बेकरार हो गई। अम्मी, उसकी पुचकार पर उन्होंने फौरन पर्स से आंखें खोल दी थी। मेहराब, मेरे बच्चे, तुम कब आई? बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल करते वो फौरन उठ बैठे। तभी आयरा ने भी आगे आकर उनके सामने सर झुका दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं आयरा हूँ, मेहराब की दोस्त और पड़ोसन। अपने तारुफ का महला उसने खुद भी निपटा दिया था। मेहराब की पेशानी का बोसा लेती मरियम बेगम उसकी जानिब मुतवज्जा होती मुस्कुरा दी। जीती रहो बेटी। उसकी पेशानी पर भी उन्होंने बोसा दिया। आयरा को बेहद अच्छा लगा। बुखार कब से हो गया आपको? मेहराब ने पूछा था। वो बोली, बुखार तो अक्सर रहता है बेटे, परसों कपड़े काफी जमा हो गए, बस जब से वो धोए हैं न घोड़ा बुखार जान ही नहीं छोड़ा। आपने क्यों धोए कपड़े? मुलाजिम कहाँ गए सारे? वो हैरान भी हुई और गुस्से भी। मरियम बेगम नजर चढ़ा गई। बस बेटे, मुलाजमों को और भी 100 काम होते हैं। बुखार की दवा ली? हाँ, मंगवाई थी। उतर जाता है फिर हो जाता है। कुछ खाया भी है आपने कि नहीं? खाया है, खिचड़ी बनाकर देगी थी जैनब। तुम कहो कैसे आना हुआ? जरून कहाँ है अब? आपको पता है जरून का? वो हैरान हुई। मरियम बेगम ने इस बात में सारी ला दिया। हाँ, अब्दुल लतीफ भाई ने बताया था यहाँ हवेली में सबको। तो फिर कोई हस्पताल क्यों नहीं गया उसके पास? उसने पूछा जब एक मुलाजिम वहां चलाया। मेहराब बीबी, आपको सरदार साहब बुला रहे। उसका दिल धड़का। कन अखियों से मरियम बेगम की तरफ देखते हुए उठी। मैं अभी आती हूँ अम्मी। आयरा, अभी अम्मी के पास बैठे, मैं चचा जान की बात सुनकर आती हूँ। मुलाजिम की तकलीद में सुस्त कदमों से चलती हुई सरदार अब्दुल लतीफ के पोर्शन में चली आई। सरदार अब्दुल लतीफ उस वक्त अपने कमरे में सोफे पर बराजमान सेब छील रहे थे। वो सलाम करती पास बैठ गई। आपने मुझे बुलाया चचा जान? हाँ, जरून के बारे में बात करनी थी तुमसे। जी चचा जान। देखो मेहराब, मेरे मरहूम भाई की बेटी हो तुम, जान से प्यारी हो, मगर एक बात अच्छी तरह जान लो, लाल हवेली में जरून अब्दुल रहीम के लिए कोई जगह नहीं है। उसका जो किरदार है, मैं अपने बेटे को भी उसके यहाँ होने से महफूज नहीं समझता। नायाब, और तुम पहले ही उसके शैतानी दिमाग की भीड़ चढ़ चुकी हो। अब भी सारे जमाने में हमारे चेहरों पर कालक मिलने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। तो जब तक तुम उस शख्स के निकाह में हो, इस हवेली में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं। उससे कहो फारिग करे तुम्हें, ताकि मैं तुम्हारे सरपरस्त के हैसियत से किसी अच्छे इंसान के साथ दोबारा शादी करवा सकूं तुम्हारी। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुम्हारी? जी चचा जान। अपने सवाल का जवाब उसे सरदार अब्दुल लतीफ की जुबान से मिल गया था। शाबाश, चलो जाओ अब। नहाए सफाकी से बिना उसके जज्बात का एहसास किए उसे अपना फैसला सुनाकर वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गए थे। मेहराब बेहद बोझल दिल के साथ वहां से उठ आई। वो अच्छी तरह जान गई थी कि सरदार अब्दुल लतीफ ने जरून से अपने बेटे का बदला लिया है।
और अब वो उसकी शादी खत्म करके दोबारा से उसका निकाह अपने बेटे से करवाना चाहते थे ताकि उनके बेटे की हर ख्वाहिश पूरी हो सके। क्या हुआ, क्या कह रहे थे सरदार साहब? आयरा ने उसका लटका हुआ चेहरा देखकर पूछा। वो आहिस्ता से नफी में सारे हिला गई। कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कोई और कहानी सुना रहा है। वो उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी। बहरहाल मरियम बेगम के पहलू में टिक गई। हमारा इस हवेली से दाना पानी खत्म हो गया है अम्मी, अब आप भी वहीं रहेंगी जहां मैं रहूंगी। आयरा को उसके सवाल का जवाब मिल गया था। मरियम बेगम की आंखें भर आईं। मैं इस हवेली को कैसे छोड़ सकती हूँ मेहराब, मेरी नायाब यहाँ है, तुम्हारे पापा का वजूद भी इसी हवेली की मिट्टी में दफन है। जानती हूँ अम्मी, लेकिन क्या आप मुर्दा रिश्तों के लिए अपनी जिंदा जावेद बेटी के बगैर रह सकेंगी? नहीं ना, इसलिए कह रही हूँ अब आप मेरे साथ रहेंगी बस। मरियम बेगम के सारे जवाब उसने रद्द कर दिए थे। आयरा भी इस बात में सारे हिलाकर उसके फैसले की तायद की। अभी मरियम बेगम कुछ बोल भी ना पाई थी कि मिसेस रहीम वहीं चली आई और आते ही मेहराब पर झड़ दौड़ी। काले मुंह वाली मनहूस टाइम, मेरे बेटे को डस लिया तुमने। इस हवेली में जो कुछ भी बुरा हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से इस हवेली के 2 मुस्तकबिल के सरदार माजूरी की जिंदगी गुजारेंगे। खबरदार, अगर कभी दोबारा यहाँ भूल कर भी गलती से पैर रखा, कच्चा चबा जाऊंगी मैं तुम्हें। उनसे कुछ बाइद नहीं था, वो वाकई से कच्चा चबा जाती अगर मरियम बेगम बेटी की डाल ना बन जाती तो। बस करे भाभी, आपके बेटे की वजह से मेरी पाकबाज बेटी भरी जवानी में दर्दनाक मौत की भीड़ चढ़ गई। आपके बेटे की वजह से मेरी मेहराब पर बदकारी का इल्जाम लगा और उसे तलाक हुई। अभी आपको सिर्फ अपना दर्द दिखाई दे रहा है, मेरा दर्द कोई दर्द नहीं, मेरी बेटी का दर्द कोई दर्द नहीं। जख्मी शेरनी के मानी दहाड़ते हुए उन्होंने मेहराब का अपने सीने में दबोच लिया था। तभी मिसेस रहीम बोली, बस बस, ज्यादा चीखे मारने की जरूरत नहीं, इसे कह दे दफा हो जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चली जाएगी, मगर मत भूलें यह हवेली उसके बाप की भी है। जितना आपका हक है इस हवेली पर, उतना ही मेरा और मेरी बेटी का भी हक है। सारी जिंदगी मसलर की चादर ओढ़े चुप रहने वाली वो औरत अपनी औलाद के लिए चुप नहीं रह सकी थी। मेहराब खुश्क पत्ते की तरह कांपती मरियम बेगम की पुश्त से चिमटी रही। मिसेस रहीम बकबक करती वहां से चली गई। तब मरियम बेगम ने फैसला करते हुए उससे कहा, तुम सही कहती हो बेटे, इस हवेली से वाकई हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी मुर्दा रिश्तों के साथ गुजारनी है या जिंदा रिश्ते के साथ, और फैसला जिंदा रिश्ते के हक में हो गया था। अगले 1 घंटे के बाद वो अपना जरूरी सामान समेटकर आयरा और मेहराब के साथ गाड़ी में आ बैठी थी। कहाँ चलना है? ड्राइविंग सीट संभालते हुए आयरा ने पूछा। तब वो बोली, घर चलो, जरूर ने 1 साल का एडवांस दिया हुआ है, 1 साल पूरा हो जाएगा तो सोचूंगी मुझे कहाँ जाना है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शोहर खैरियत से घर आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त कर दूंगी। कैसी जॉब? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पापा के बहुत अजीज दोस्त हैं, उन्हें एक बहुत अच्छी खाना पकाने वाली शेफ की जरूरत है जो मेहनती और ईमानदार हो। वाइफ नहीं है उनकी, बस सिर्फ एक बेटा है जो अब तक बाहर रहा है, मगर अब शायद पाकिस्तान आ जाए क्योंकि अंकल अब बीमार रहने लगे हैं, रोज ऑफिस नहीं जा सकते, तो शायद उनका बेटा उनकी जगह ऑफिस संभाले। वो थोड़ा नखरेला और खड़ूस है, इसलिए अंकल चाहते हैं कोई अच्छी साफ सुथरी मेहनती शेफ उन्हें मिल जाए ताकि उनका बेटा खाने के लिए कोई ड्रामा ना लगा सके। खवातीन की इज्जत करता है वो, मेल शेफ को टिकने नहीं देता। आयरा ने उसे सारी तफसील समझाई। मेहराब अपने आंसू पीती फिलहाल इस बात में सर हिलाकर रह गई। आयरा ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। जिंदगी एक और नए सफर की तरफ रवां दवां हो गई थी।